हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल कानूनी सोच में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोसीजर्स बताने वाला हूं और ये जो प्रोसीजर्स हैं ये प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप इन प्रोसीजर्स को नहीं समझते तो सब गलत हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। हमने ऐसा भी देखा है कि कोई व्यक्ति है, वो अपना केस फाइट कर रहा है और जब वो अपना केस फाइट करता है उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। फिर वो 10 लोगों से पूछता है और 10 लोगों से उसे 8 अलग अलग प्रकार की राय मिलती है। हो सकता है कुछ लोग सिमिलर भी दे दें। अब वो 8 अलग अलग राय में से फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक को चूज करता है, जिसमें गलत होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं और वो अपने माइंड को भी डिस्टर्ब करके बैठ जाता है। लीगल फील्ड में 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा इतनी ओपिनियन तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही चीज को 50 लोगों से डिस्कस कर रहे हो, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, केवल आप कंफ्यूज हो जाते हैं ओवर थिंकिंग से। और इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि लोग उतावले बहुत ज्यादा होते हैं। हाईकोर्ट में हम लोगों के केस लड़ते हैं तो साहब अभी हो जाए, सब कुछ पहली डेट पे ही हो जाए, पहली डेट पे ही रिप्लाई फाइल हो जाए। अरे भाई अभी तो तुम्हें नोटिस सर्व नहीं हुआ, नोटिस तो सर्व होने दो ना साहब, आप खुद ही जाकर के पहली डेट पे रिप्लाई कर दो। एक रिसेंटली मामला था हमारे पास हाईकोर्ट का, तो उसके अंदर क्लाइंट कहता है नहीं पहले ही जाके आप रिप्लाई फाइल कर दो। अब उसे समझाया भाई पहली डेट पे कैसे रिप्लाई फाइल हो जाएगा। पहली डेट पे जाएंगे, देखेंगे उन्होंने क्या फाइल किया है, उन्होंने जो कॉपी आपको नोटिस से भेजनी है अभी तो वो भी नहीं आई। और कई बार तो होता है आपको जो कॉपी नोटिस से आती है वो कंप्लीट नहीं होती, उसके साथ भी कुछ एनेक्स्चर्स होते हैं, कुछ चीजें मिसिंग होती है जो फाइल देख के पता चलती है, तब तो उसके बाद रिप्लाई बनेगा। कई बार होता है रिप्लाई से पहले चीजों को मीडिएशन में डाल दिया जाता है, तब तो मीडिएशन होगा और उसके बाद जब रिप्लाई का टाइम आएगा तब रिप्लाई देंगे। अब अगर आप ये जल्दबाजी वाले हो ना तो दोस्तों फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। जो बंदा सही तरीके से भी चल रहा होता है ना, प्रोसीजर में चल रहा होता है, उसको भी फ्रस्ट्रेट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट लगी है 10 अक्टूबर की। अब आप 10 अक्टूबर तक जितने भी दिन बीच में हर दिन पे अपने एडवोकेट को फोन करो या अपने एडवोकेट को आप मैसेज करो, साहब ऐसा सब ऐसा ऐसा 10 तारीख को ऐसा होगा तो ऐसा करना, उसके बाद जो डेट लगी है उस पर वैसा करना, उसके बाद जो डेट लगी उस पर वैसा करना। क्या होगा? वो पजल हो जाएगा, कहेगा यार मैं पहली बार थोड़ी ना लड़ रहा हूं। आपने ठीक है एक बार डिस्कस किया, बता दिया कि भाई मेरी डेट है, इस स्टेज पे ये होना है। एडवोकेट आपको यही कहेगा कि ठीक है मैं डेट पे अपीयर होऊंगा, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ये एक सिंसियर तरीका है किसी भी चीज को डील करने का। अगर देखो आप ज्यादा जिदबाजी करते हो, फिर कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट होकर क्या कहता है कि ठीक है जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे ही कर दूंगा, बाकी फिर वो भी कहता है मुझे क्या, जो होगा गलत देखा जाए। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो मुद्दे की बात हो वो अपने एडवोकेट से डिस्कस जरूर करें, लेकिन प्रोसीजर को स्किप करना या डायरेक्टली जंप करना वो आपके एडवोकेट के हाथ में भी नहीं होता है। एक हद तक एडवोकेट को लिबर्टी होती है, वो जाकर के बहस करके कन्विंस कर सकता है, लेकिन आपका प्रोसीजर ही स्किप कर दो। वो आप उसकी भी तो कोई पोजीशन है, वो कोर्ट को अगर ऐसा बोलेगा आपके जैसे, कोर्ट कहेगा ये तो क्लाइंट है इन्हें नहीं पता, आप तो वकील हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं बेवकूफों वाली। उसे ये सुनने को मिलता है कोर्ट से। हमारे साथ बहुत सारी बार होता है, लोअर कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है, जहां पे क्लाइंट कह देता है सब आप पहली डेट पे जाना और ये बोल देना, ये एविडेंस दे देना। हम उसे समझाते हैं भाई पहली डेट पे ऐसा नहीं होता, पहली डेट पे आप अपीयर होंगे, आपको मीडिएशन में भेजा जाएगा, मीडिएशन के बाद आपका रिप्लाई फाइल होगा, फिर इंटरिम डिसाइड होगा, फिर एविडेंस की स्टेज आएगी लड़की की और उसके बाद एविडेंस की स्टेज आएगी आपकी। तब हम एविडेंस देंगे और कुछ एविडेंस जो हमें अप्रोप्रिएट लगेंगे वो हम आपके रिप्लाई के साथ देंगे। बट वो कहता है ना पहली डेट पे जब अपीयर हो रहे हो सारे एविडेंस दे दो। अब क्लाइंट तक तो ठीक है, अब अगर हम उसकी बात मान करके जाके कोर्ट में एविडेंस लेके खड़े हो जाएं पहली डेट पे, कोर्ट हमें क्या बोलेगा? 4 बातें सुनाएगा, बोलेगा यार तो क्या व्यक्ति है, इसे इतना नहीं पता, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये आपके एडवोकेट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को करना। इसलिए प्रोसीजर जो होती है उसको समझना है। प्रोसीजर हमारे यहाँ टाइम टेकिंग है। कई बार आप देखते हो हाईकोर्ट में आपका केस चलता है, टॉप 10 लिस्ट में होता है, फिर भी नंबर नहीं आता। अब इसमें एडवोकेट क्या कर सकता है? आपका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी डेट लगेगी, दोबारा टॉप 10 में नंबर नहीं आया, क्या कर लोगे? बहुत से मामले हैं 6-6 महीने से नंबर ही नहीं आ रहे हैं, 1-1 साल से नंबर नहीं आ रहे हैं। तमाम हाई कोर्ट्स ऐसी हैं। तो दोस्तों एक हद तक तो चीजें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर आप इम्पेशेंट हो तो फिर काम नहीं चलता। मेरे पास कई बार इस प्रकार के इम्पेशेंट लोग आ जाते हैं, साहब वाइफ ने ये फाइल किया है हाई कोर्ट में, आप बस 2 डेट पे निपटा देना। मैंने भैया हाथ जोड़ रहा हूं, किसी और से करा लो, अपने बस की बात ये नहीं है। हम चलेंगे प्रोसीजर में चलेंगे, हमारी तरफ से कहीं कोई डिले नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि प्रोसीजर को स्किप करके सब कुछ हो जाए, इतना उतावलापन आपके अंदर है, तो फिर आप कहीं और देखो। अब ये जो चीज है उतावलेपन वाली, ये 90% लोगों के अंदर है। 90% लोग, हर एक आदमी चाहता है मेरा काम जल्दी हो जाए। अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति सोचेगा इस बात को, नेचुरल है, लेकिन उसके साथ साथ उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चीजों को समझना चाहिए। तो अगर आप एक वे में जाके चलेंगे तो हमेशा फायदा होगा उसका। तो दोस्तों इम्पेशेंट होने से
इसमें केवल नुकसान होता है। आपके इंपेशेंट होने से कुछ जल्दी तो हो नहीं जाएगा, कुछ भी जल्दी नहीं होगा। आप चिल्लाते रहें, मेरी तो डेट लंबी लग गई, मेरी तो 4 डेट लग गई, मेरी तो 5 डेट लग गई, मेरी 3 डेट से नंबर नहीं आया। आपके चिल्लाने से, आपके रोने से, आपके दुखी या फ्रस्ट्रेट होने से आपके केस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केस उसी तरीके से चलेगा जिस तरह से चलता है। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली लेट कर रहा है तो फिर आपका राइट बनता है, आप उसे बोलिए साहब आप कर क्यों नहीं रहे हो, वो तो अलग चीज हो गई। हम बात कर रहे हैं जहां एक प्रोसीजरल डिले है, उसमें आप अपने आप को समझाइए, अपने माइंड को काम रखिए कि हाँ भाई समय लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई चीजें होती है तो हम पहले कह देते हैं साहब क्वेश्चन पिटीशन में कितना टाइम लगेगा, तो भाई 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। ट्रांसफर पिटीशन में कितना टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। एक उसको एस्टिमेट दे देते हैं कि भाई इतना अपने दिमाग में रखना, ये मत सोचना 4 डेट पे खत्म हो जाए, होने को हो सकता है 6 महीने से भी पहले डिस्पोजल हो जाए, लेकिन कोई गारंटी इस बात की नहीं है। तो एक आपको अपने दिमाग में चीज रखनी होती है कि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो 1 साल 1.5 साल अपने दिमाग में रख के चलो कि उतना टाइम मिनिमम लगेगा, और उससे ऊपर भी लग सकता है। उससे पहले हो गया तो अलग बात है, तो अच्छा है आपके लिए, पर उतना आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी डेट 10 दिन के बाद है और 10 दिन जो हैं उस हर एक दिन में आप एक नई बात अपने एडवोकेट को बताते हो, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। उसका कारण क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग तो आपका एक केस है, उस व्यक्ति पे 100 केस और भी है, उसे वो भी तो देखना है, उनसे भी तो बात करनी है। वो अगर आपसे ही बात करता रहेगा, आपसे ही चैट करता रहेगा, तो फिर सारी चीजें डील कैसे करेगा? और वो केवल आपके एक केस से तो अपनी लिवलीहुड चला नहीं सकता डेफिनेटली। तो इसलिए तरीका यह है कि भाई आपने एक बार अपने एडवोकेट से डिस्कस किया, भाई मेरी नेक्स्ट डेट ये है और इस नेक्स्ट डेट पे ये काम होना है। आपके एडवोकेट ने आपको कहा, आपने समझ लिया, बात खत्म। अब जब वो डेट हो जाएगी, उस डेट के बाद आप उनसे अपडेट लीजिए कि साहब क्या हुआ इस डेट पे, जो चीज जैसे डिस्कस हुई थी वैसे हो पाई या नहीं हो पाई, या कुछ नया अपडेट है तो बताएं। ये तरीका है, इस तरीके से स्मूथली आप चलेंगे। अब देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा साहब मैंने तो 8 एडवोकेट अब तक चेंज कर लिए, 10 एडवोकेट चेंज कर लिए। कई बार तो होता है कि आप संतुष्ट नहीं होते, तब तो चलो आपको चेंज करना ही है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया एडवोकेट्स होते हैं लेकिन क्लाइंट संतुष्ट नहीं है। अब उसे कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? वो दूसरा एडवोकेट चेंज कर लेता है, वो कहता है भाई टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा मैं दूसरा बदल लेता हूं। मेरे खुद के साथ हुआ ऐसा एक बंदा था, डीवी केस में 3 डेट लगी, कहता आपने तो बहुत डिले कर दिया, आपने तो मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, मैं आपसे केस नहीं लड़वाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, एज यू विश, मत लड़वाओ। तो उस बंदे ने केस किसी और को दे दिया, किसी और वकील को एंगेज कर दिया। अब किसी और वकील को एंगेज किया, उसके 1.5 साल के बाद मुझे कॉल आता है कि साहब वो एक केस जो आपके पास चल रहा था, उस केस में उस कोर्ट का क्या हुआ? मैंने कहा भाई वो कोर्ट तो वैकेंट थी, वहां से तो सारे मामले 1.5 साल पहले ट्रांसफर हो गए थे, आज की डेट तक भी उसका केस वहीं पे पड़ा था। मेरे से जब बात कर रहा था उस दिन तक भी 1.5 साल से, सोचो। तो अब उस समय पे उसे 3 डेट भी ज्यादा लग रही थी डीवी केस में, और अब 1.5 साल से केस वैकेंट कोर्ट में पड़ा है, वो ट्रांसफर तक नहीं हो पाया। तो यही होता है दोस्तों, अगर आप इंपेशेंट होंगे, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखता, तो उसके साथ के अधिकतर जो केस है उनका डिस्पोजल भी हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों कई बार तो जो एडवोकेट आप चेंज करते हैं वो इसलिए करते हैं आप सेटिस्फाई नहीं है, और कई बार अपने उतावलेपन की वजह से चेंज करते हैं, क्योंकि आपका एडवोकेट सही चल रहा होता है लेकिन आपको लग रहा होता है कि भैया ये तो देरी कर रहा है, आप चेंज कर लेते हैं। फिर जब किसी और के पास जाते हैं, वो क्या करेगा, प्रोसीजर तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, वो वैसे ही चलता है। फिर आप तीसरे के पास जाते हैं, ये काम बिल्कुल मत करिए, इससे केवल आपका केस बर्बाद होता है और कुछ नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम टेकिंग होती है कोर्ट कचहरी में कोई भी चीज जल्दी नहीं होती, हर एक चीज में टाइम लगता है। इवन एक मामला में विड्रॉ करने गया हूं, मुझे 3 डेट हो गए, अब तक विड्रॉ नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजन आ रहे हैं, अब क्या करें, आ रहे तो आ रहे, फेस करने पड़ेंगे। कोर्ट पे भी होता है, एक सेम कोर्ट सेम केस को 2 मिनट के अंदर विड्रॉ कर देता है, और एक जगह हमने विड्रॉल एप्लीकेशन डाली, सेम ही केस था, कहा चलो देखते हैं, एक डेट लगा दी, अगली डेट पे फिर आर्ग्यू किया साहब इसे विड्रॉ कर दें, इसमें कुछ नहीं है, कंप्लेनेंट चलाना नहीं चाहती, हाँ जी देखते हैं, फिर एक और डेट लगा दी। अब क्या करोगे आप ऐसे में? तो अब ये है प्रोसीजरल डिले, इसको आप जानबूझ के डिले नहीं कर रहे, आप तो हर डेट पे जाके आर्ग्यू कर रहे हो, अब सामने वाला बंदा ऑर्डर ही नहीं कर रहा है विड्रॉल का, तो फिर आप क्या करोगे? तो इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ भी होती हैं, आप लोग समझते नहीं है, आपको लगता है एडवोकेट जानबूझ के कर रहा है। जहां पूर्णतया सेटिस्फाई हैं कि आपके एडवोकेट पार्ट पे मिस्टेक हो रही है, वहां तो आपका वकील बदलना समझ आता है, लेकिन अगर आप प्रोसीजरल डिले की वजह से बार बार अपने वकील चेंज कर रहे हैं और वो डिले नेचुरली हो रहा है, तो फिर केवल आप अपना केस खराब कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें आपको समझाई आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और आप आगे के लिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।